हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार से नए रंग रूप और नए बदलाव के साथ आई है। नई शिक्षा नीति से आने वाले भविष्य में क्या फायदे हैं और जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं उनके लिए इससे क्या जो है लाभ मिलने वाला है। हम आज इस पर विस्तार पूर्वक यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। सरल और सहज भाषा में हम इससे अवगत होंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं। और क्योंकि देखिए, हम सभी जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों जो भी नई नीतियाँ आती हैं, नए कानून आते हैं, उन सभी से हमें अवगत रहना और उनकी जानकारी लेना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं नई शिक्षा नीति, इसमें क्या बदलाव है, क्या नए नए परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। इसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद पहला नया बदलाव प्रदान करती है। देखिए, 1986 में जो बदलाव हुआ था, उसके बाद 29 जुलाई 2020 में इसमें परिवर्तन हुआ है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 1948 में राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना या गठन हुआ। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हो गया था। कोठारी आयोग 1964 से 1966 की सिफारिशों पर आधारित 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ। तो यहाँ पर जो कोठारी आयोग है 1964 से 1966 में इसने प्रमुख कई सिफारिशें की थी शिक्षा नीति पर। 1968 में पहली बार यह बदलाव हुआ था। किसके कार्यकाल में? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह बदलाव जो है पारित हुआ था। अगस्त 1985 शिक्षा नीति की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियां दी थी। और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया था। इस शिक्षा नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षणिक ढांचे को स्वीकार किया जाए। अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में जारी किया गया। इस शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल था। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू किया। जनता से सलाह मांगने के बाद इस शिक्षा नीति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला किया गया। आम जनता की राय, कई जो है ग्रामों, ग्राम पंचायतों, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर इसकी जो है इसका पूरा प्रारूप सामने रखा गया और उनसे सलाह विचार लेकर के एक मसौदा तैयार हुआ। और इसके बाद जो है इसमें बदलाव शुरू किए और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका पुनः नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया। और फैसला लिया गया कि जो समस्त उच्च शिक्षा, कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर के लिए एक
एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान रखा गया। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाए। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य है, जो इस समय 4.43% है। एमफिल को समाप्त किया गया। ये यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है, जो एमफिल डिग्री थी हायर एजुकेशन की, इसको खत्म कर दिया गया। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 1 साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। तो यहाँ पर एक सुविधा ये हुई है कि बच्चे डायरेक्ट पीएचडी के लिए आवेदन जल्दी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया। व्यापक सुधार के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब उसमें भी बदलाव किया गया। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय में साथ में पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिसमें पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जो कुछ बिंदु है, सबसे पहले तो एमफिल इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुसंधान, जिनको अनुसंधान या रिसर्च करना है तो 3 साल स्नातक की डिग्री करने के बाद 1 साल स्नातकोत्तर यानी कि बीए करने के बाद बच्चे यदि प्रीवियस एमए प्रीवियस कर रहे हैं तो एमए प्रीवियस के बाद सीधे वह एमए एमएससी के बाद पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। मुख्य बिंदु यहाँ पर ये भी आता है कि इस नीति के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा। हम देखते हैं अधिकांश जो ग्रामीण स्तरों पर जो शिक्षक होते हैं उनकी शिक्षा का स्तर एकदम गिरा हुआ होता है। सामान्य सी प्राथमिक स्तर की कई ऐसी एजुकेशन शिक्षा है, पढ़ाई है जो टीचरों को, शिक्षकों को नहीं आती है। मेरा ये स्वयं का अनुभव है, क्योंकि मैं ग्रामीण स्तर से बिलोंग करती हूँ और मैंने स्वयं देखा है कि जो शिक्षक हैं उनका आईक्यू लेवल, उनका जो एजुकेशन स्तर है वो यदि हम 100 में से देखें तो 15 या 20 ही है उनका एजुकेशन का स्तर, 15-20% 100 में से। तो इस पर विशेष बल दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है हम पॉइंट इसे मानते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नेशनल मुद्दा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों से मनमाने ढंग से फीस लेते हैं और जो वहाँ पर शिक्षक एजुकेशन देते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, तो उन्हें नाम मात्र की जो सैलरी है उस पर उन्हें रखा जाता है। प्राइवेट स्कूल वाले बहुत ही ज़्यादा गलत ढंग से स्कूलों का संचालन करते हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं इसमें प्रेशर और एक पढ़ाई का जो उनके ऊपर दबाव होता है वह रहता है, और जो उनकी मानसिक और फिजिकली और मानसिक उन्हें जो विकास मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस शिक्षा नीति में एक यह भी बदलाव हुआ है। इसके अलावा पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब उनमें भी बदलाव किया गया है। यदि आप 8 समूह ले रहे हैं तो 8 समूह के अंतर्गत आपको जो 8 के ही विषय थे उन्हीं को आपको लेना होता था, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया। ऐसे सभी साइंस है, मैथ है, जो भी आपके विषय थे तो उसमें भी अब चेंजिंग हुए हैं। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत में भी अपने जो है एक विषय पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। इसमें ये जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इससे क्या होगा कि बच्चे इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे।
इसके अलावा विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को शामिल किया जाएगा। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पांचवें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। समय रहते बच्चों का छात्रों का जो मानसिक विकास है वो आगे चल करके 10वीं 12वीं कक्षा के बाद ही उनका जो है वास्तविक मानसिक विकास और परिपक्वता उनमें आती है। तो ये बहुत ही बड़ी बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि विज्ञान के साथ वह सामाजिक विज्ञान को भी शामिल कर सकते हैं। नीति में पहले और दूसरी कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथी और पांचवी कक्षा में बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम आगे देख लेते हैं। स्कूलों में 10+2 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर क्या आ गया है? पहले 10+2 था, अब है 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया गया है। इसके तहत पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल में 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है इसमें जो यहाँ पर जो बताया गया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, जहाँ पहले सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल की प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी। कहने का अर्थ है कि जैसे हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो 3 साल प्री प्राइमरी प्राइवेट स्कूलों में दी जाती थी, वही नियम जो है अब सरकारी स्कूल में लागू हो जाएगा। इसके अलावा कक्षा 3-5 के 3 साल शामिल होंगे। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा। चौथा स्टेज आएगा कक्षा 9 से 12 तक का, 4 साल का होगा। पहले जहां 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, वहीं अब 9वीं कक्षा से यह आज़ादी रहेगी। देखिए, पहले हमें कक्षा 10 तक सभी विषय लेने अनिवार्य होते थे, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी, सोशल, सामाजिक विज्ञान, जितने भी विषय थे हम कक्षा 10 तक सभी विषय पढ़ते थे और कक्षा 11 से फिर हम विषय का चुनाव करते थे कि किसको आर्ट लेना है, किसको साइंस, किसको इकोनॉमिक्स, ऐसे सभी विषय। लेकिन अब ये नियम हटा करके और कक्षा 9वीं से विषय चुनने की आज़ादी हो गई है। आप कक्षा 8 तक जो है सभी विषय पढ़ेंगे और कक्षा 9 से आपको विषय चुनने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। जो भी विषय आपको पसंदीदा होगा वह विषय आप चुन सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण के माध्यम के रूप में 1ली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जो मातृभाषा होगी, जहाँ पर जैसे हिंदी भाषा हुई, दक्षिण में दक्षिण भाषा हुई, तो जहाँ की जो मातृभाषा होगी उसी में पढ़ाई की जाएगी। इसमें रट्टा विद्या को खत्म करने की भी कोशिश की गई है, जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति में पहले वर्ष के कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष पर कोर्स छोड़ने में इन्हें डिप्लोमा मिलेगा तथा अंतिम वर्ष में डिग्री जो कोर्स छोड़ने पर डिग्री का देने का प्रावधान इस शिक्षा नीति में दिया गया है। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण बदलाव थे नई शिक्षा नीति में वो आप लोगों के समक्ष मैंने बताए हैं। और दोस्तों, ये नई शिक्षा नीति है, ये बहुत ही अधिक बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए उत्तम साबित होगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो कि होने चाहिए। समय रहते हमें परिवर्तन और चेंज करते रहना चाहिए अपनी शिक्षा नीति, अपने काम के तौर तरीकों पर। तो ये आप लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी है
और आप लोग इसको देखिए जानकारी को। हम फिर देखेंगे कोई नई जानकारी, नई नीति, नए कानून पर क्या जो है विचार विमर्श होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।